हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फैक्टर तापमान होता है उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो तापमान को सबसे पहले देखेंगे, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर देखी जाए तो अक्षांशीय स्थिति, है ना। जिस अक्षांश पर अगर हम पृथ्वी के निचले अक्षांशों पर देखें तो वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है और ऊंचे अक्षांशों पर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी की जो सीधी किरणें हैं वो पृथ्वी के निचले अक्षांशों पर जो निचले अक्षांशों पर ये जैसे आप, मैं दिखाता हूँ उदाहरण के थ्रू। जैसे ये पृथ्वी है और ये हमारी विषुवत रेखा है। जो ये निचले वाले अक्षांश है यहाँ पे सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष मतलब सीधी सीधी गिरती है, इसलिए ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों पर जाते हैं यहाँ के जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होने लगती है, इसलिए यहाँ पे तापमान कम हो जाता है ना। यह क्षेत्र ध्रुवों की तरफ तापमान कम होता जाता है और जबकि निचले अक्षांश जो होते हैं 0 डिग्री से के आसपास, है ना, वहाँ पे तापमान ज्यादा होता है। ऊंचाई अगर देखें, कम ऊंचाई पर तापमान ज्यादा होता है, जबकि ज्यादा ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो तापमान में कमी आ जाती है। ये कमी भी क्यों आती है? क्योंकि जो पृथ्वी की सतह के समीप है वहां पे धूल के कारण ये चीजें बहुत सारी उपस्थित रहती है, तो इनकी वजह से तापमान बढ़ जाता है। ऊपर जाने पर जो वायुमंडल मतलब वहां पे इस तरह की जो धूल के कण वगैरह कम उपस्थित होते हैं, इसलिए वहां पे तापमान कम हो जाता है। समुद्र से दूरी, एक ही अक्षांश और ऊंचाई पर तटीय इलाकों तटीय इलाके जो तटीय गर्मियों में जो तटीय इलाके होते हैं गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं, जबकि अंतर्देशीय इलाके नहीं। ये क्यों होता है? ये महाद्वीपीयता के कारण होता है। महा महाद्वीपीयता के कारण ऐसा, ठीक है। महासागर की धाराएं, गर्म धाराएं तापमान बढ़ाती है जबकि ठंडी धाराएं तापमान कम करती है। वायु द्रव्यमान परिसंचरण, गर्म वायु द्रव्यमान के प्रभाव में आने वाले इलाकों में तापमान ज्यादा होता है, जबकि ठंडे वायु द्रव्यमान के प्रभाव में आने वाले इलाके का तापमान कम होता है। वनस्पति का आवरण, घनी वनस्पति प्रत्यक्ष सूर्य की जो प्रकाश है उसको रोकती है और तापमान कम करती है। जहाँ पे घनी मतलब ज्यादा वनस्पति पाए जाते हैं वहाँ तापमान सामान्यतः कम पाया जाता है, और जो वनस्पति वहाँ पे कम हो जहाँ पे वनस्पति कम होता है, जैसे आप देखेंगे राजस्थान के क्षेत्रों में वहाँ पे तापमान ज्यादा होता है। आपतन कोण क्या होता है? पृथ्वी की सतह और सौर किरण के मध्य निर्मित कोण को आपतन कोण कहते हैं, है ना। ये सौर किरण है और ये पृथ्वी की सतह, इसके मध्य जो निर्मित कोण होगा वो आपतन कोण कहलाए, ठीक है। आपतन कोण से जुड़ी कुछ और बातों को हम देखेंगे। पृथ्वी के गोलाकार आकार और झुकी हुई धुरी के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोणों पर पड़ती है ना। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो अलग अलग कोणों पर अलग अलग मतलब अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग कोण निर्मित करती है। पृथ्वी के किसी बिंदु पर सूर्य की किरण और पृथ्वी के वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था। आपतन कोण सूर्य ताप को दो तरह से प्रभावित करता है। कैसे करता है? जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिससे आपतन कोण बड़ा हो जाता है। इससे सूर्य की किरणें छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो जाती है और वहां ऊष्मा, जिसे सूर्य ताप कहते हैं, मिलता है। दूसरा, जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो आपतन कोण छोटा हो जाता है या कम हो जाता है। इससे सूर्य की किरणें बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे वहां का तापमान कम हो जाता है। आपतन कोण को ग्रीक ग्रीक अक्षर थीटा में दर्शाया जाता है। आपतन कोण को प्रवेश कोण के रूप में भी समझा जाता है ना। अब हम देखेंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दिन और रात घूर्णन के कारण होते हैं, इसलिए आप जो दिन और रात देखते हैं वे वास्तव में पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही होते हैं। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है, अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। ग्लोब पर दिन और रात में अलग करने वाले वृत्त को रोशनी का वृत्त कहा जाता है। अब वो परिक्रमण था, वो ये था पृथ्वी का घूर्णन, है ना। अब हम देखेंगे पृथ्वी का परिक्रमा। पृथ्वी की गति का दूसरा प्रकार परिक्रमण
होता है। ये एक निश्चित पथ या कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है। परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक वर्ष में केवल 365 दिन को मानते हैं। ये सुविधा के लिए 6 घंटों को अनदेखा कर दिया जाता है। आपको पता होगा कि 6 घंटे हर 4 साल में मर्ज होकर एक नया दिन बना देते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, है ना। इस फरवरी जो आता है वो इसी कारण जोड़ा जाता है। अधिवर्ष जो मैं बता रहा था, हर साल बचाए गए 4 घंटे की अवधि में एक दिन बनाने की संभावना रखते हैं। हम इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ते हैं। हर चौथे साल फरवरी 28 की जगह 29 दिनों की होती है। 366 दिनों वाले इस साल को लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है। ये देखो, पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष हम देखेंगे। ये सूर्य 21 जून को अगर देखें, 21 जून को ये कर्क रेखा है, ये वाली कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में पाई जाती है ना। तो यहाँ पे अधिक तापमान पाया जाता है, इस वाले क्षेत्र में अधिक तापमान पाया जाता है। ठीक है। और अगर 21 मार्च की स्थिति देखें, 21 मार्च में दिन और रात बराबर होते हैं, है ना। दिन और रात बराबर रहते हैं और यहाँ पे सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें आती है ना, इस क्षेत्र में ना। और ये 21 जून की कर्क रेखा पर जब होता है, तो ये 21 जून का घटनाक्रम है। ये वाला जो घटनाक्रम है 22 दिसंबर का घटनाक्रम है ना। यहाँ पे सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष पड़ती है। ठीक है। और ये 23 सितंबर का अगर हम देखें तो इस पे दिन रात बराबर होते हैं। जैसे 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, सेम टू सेम 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती है ना, तापमान ज्यादा होता है। ठीक है। ये डायग्राम है, आप इसको देख के समझेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर भी घूम रही है, इस अक्ष पर भी घूम रही है, और ये जो अक्ष है इस पे भी घूम रही है, और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है ना। ये सूर्य है, इसके चारों ओर भी इस तरह से घूम रही है, और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में नई चीजों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।